राघव बताओ ना, हम हनीमून पर कहाँ घूमने चले? रिया ने पूछा। हम हनीमून पर कुछ समय बाद चलें तो कैसा रहेगा? अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमें खर्चे नहीं करने चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। हनीमून पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। राघव ने रिया को समझाते हुए कहा। हनीमून शादी के बाद ही जाया जाता है, रिया ने कहा। माँ कह रही थी कि शादी के बाद हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है और फिर वहाँ से हम माँ के ननिहाल जाएंगे। इन सब कामों में ही लगभग 15 दिन निकल जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं। हनीमून हम फिर कभी प्लान कर लेंगे, राघव ने कहा। रिया की राघव से लव मैरिज हुई थी और ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज। उसने बात को ना बढ़ाना ही ठीक समझा। बहू, कल हम बनारस जा रहे हैं, अच्छे से पैकिंग कर लेना। अच्छी भारी वाली साड़ियाँ और शादी का जोड़ा जरूर से रख लेना, सासू माँ ने समझाते हुए कहा। तेरी पैकिंग हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर देखूंगी, रिया की सास ने कहा। रिया ने पैकिंग कर ली, तभी उसकी सहेली मेघा का फ़ोन आया। जब उसने सारी बात सुनी तो बोली, तो फिक्र क्यों करती है? बनारस से कुछ किलोमीटर दूर ही एक सुंदर सा रिजॉर्ट भी है। तू राघव से कहकर बुकिंग करा ले। 3-4 दिन तुम दोनों अपना हनीमून वही मना सकते हो। आने जाने का समय और खर्चा भी बच जाएगा। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। मेघा की बात सुनकर रिया खुश हो गई। तभी अचानक उसकी सासू जी कमरे में आई और बोली, बता देना क्या क्या रखा है। रिया एकदम से चौंक गई। ये क्या मतलब है? रिया ने पूछा, पर सासू जी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसकी अटैची खोली। हे राम, ये सलवार सूट क्यों रख ली हो? और ये मैक्सी हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनते हैं। कमरे से बाहर बिना साड़ी के नहीं निकलना है। और सिर पर पल्लू क्यों नहीं है? हमारे यहाँ हमेशा बड़ों के सामने सिर पर पल्लू रखना होता है। ऐसा कहकर सासू जी ने पैकिंग की अटैची से साड़ी के अलावा बाकी सब सामान बाहर निकाल दिया। रिया बोली, माँ जी मैं सोच रही थी बनारस में सबसे मिलने के बाद हम दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं पास में घूमने चले जाएं। क्या घूमने मतलब? क्यों? सासू जी ने गुस्से में पूछा। जी, वह हनीमून पर, रिया ने धीरे से बोला। पर तुझे राघव ने बताया नहीं कि हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है? हनीमून पर जाने का रिवाज? रिया ये सुनकर हंस पड़ी। उसे लगा उसकी सास शायद मजाक कर रही हैं। देख बहू, तुझे हमारे यहाँ के रिवाजों को तो मानना ही पड़ेगा। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने सास ससुर के पास उनकी सेवा करने के लिए ही रुक गई थी। हम दोनों पहली बार तब घूमने गए थे जब राघव और मयंक दोनों बहुत छोटे थे। पर माँ जी, अब तो हनीमून पर सभी जाते हैं, रिया ने कहा। बहू, सब जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है। तुम्हारी कास्ट में जाते होंगे। अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें यहाँ के कायदे कानूनों को मानना ही पड़ेगा, सासू माँ ने गुस्से में कहा। रिया समझ गई कि राघव बहाने क्यों बना रहा था, पर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वे किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहती थी। चुपचाप सासू माँ के अनुसार साड़ियाँ रखने लगी। अगले ही दिन सुबह सुबह राघव, रिया, सासू जी, ससुर जी और देवर मयंक कार से कुलदेवी के मंदिर रवाना। सासू माँ पीछे की सीट पर राघव और रिया के बीच में बैठी थीं। आगे की सीट पर ससुर जी और देवर जी कार चला रहे थे। पीछे रिया और राघव के बीच में सासू जी बैठी थी। माँ जी, आपको शायद बैठने में परेशानी हो रही हो, आप मेरी खिड़की वाली जगह पर बैठ जाइए, रिया ने धीरे से बोला। नहीं, तुम्हारे पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोनों पास पास बैठे हो, सासू माँ ने आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा। रिया को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वे खिड़की से बाहर देखने लगी। राघव, वो देखो, एक होटल है, क्यों न हम वहाँ से कुछ चिप्स वगैरह ले लें, रिया ने पूछा। पर राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। बहू, हम सब खाने पीने का सामान लेकर चले हैं और तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। तुम्हारे पापा जी को यह सब अच्छा नहीं लगता है, सासू माँ ने धीरे से कहा। रिया ने देखा राघव चुपचाप मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देख रहा था। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने पति से बात भी नहीं कर सकती, सोचकर रिया रुआसी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने सासू माँ से ही थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक करने की कोशिश की, पर सासू माँ का रूखा व्यवहार देखकर चुप हो गई। उसने अपने सपने में भी ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी। सफ़र थोड़ा लंबा था और रिया हमेशा से हंसमुख और बातूनी स्वभाव की लड़की थी।
जो ज़्यादा देर चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने सासू माँ से उनके ननिहाल और वहाँ के लोगों के बारे में पूछना शुरू किया। सासू माँ का चेहरा खिल उठा। शायद उन्हें ये बातें अच्छी लग रही थीं। उन्होंने बड़े चाव से अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। हम बनारस में एक दिन रुकेंगे, उसके बाद हम राघव के ननिहाल जाएंगे, ससुर जी ने कठोरता से कहा। ननिहाल कहाँ है पापा जी? रिया ने उनसे पूछा, पर ससुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सासू माँ की तरफ आंख दिखाते हुए देखा। सासू जी ने रिया का हाथ दबाकर कहा, ऐसे ससुर जी से बात नहीं किया करते हैं, चुप रहो। रिया भारी साड़ी में पल्लू डालकर बैठी थी और बहुत थक गई थी और असहज महसूस कर रही थी। उसने सासू माँ से धीरे से कहा कि क्या हम कुछ देर के लिए कार से बाहर जा सकते हैं? सासू माँ ने कहा, बस कुलदेवी का मंदिर अभी आने वाला है, कुछ देर और इंतज़ार करो। शाम होने को थी। भूख के मारे रिया की जान निकली जा रही थी, पर सफ़र से पहले ही सासू जी ने समझा दिया था कि जब तक कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते हम कुछ खा नहीं सकते। कुलदेवी का मंदिर बहुत ही छोटा सा एक शांत जगह पर एक नदी के किनारे था। ऐसा लग रहा था मानो बनारस के घाट पर ही पहुंच गए हैं। वहाँ की शांति व खूबसूरती देखकर रिया खुश हो गई। वह राघव से बात करना चाहती थी, पर वह तो जैसे उससे नजरें चुरा रहा था। वह अपने पिता और भाई के साथ ही रह रहा था। रिया सुन, पीछे कमरे में जाकर अपना लहंगा पहन लेना, दर्शन करना है, सासू माँ ने कहा। लहंगा सुनकर जैसे रिया घबरा सी गई। और क्या करती? भारी लहंगा पहनकर रिया ने कुलदेवी के दर्शन किए। वहाँ के पंडित सास ससुर के जानकार थे। सासू माँ, देवर, ससुर जी और राघव पंडित जी के पास बैठे थे। तभी रिया आने लगी तो सासू माँ ने कहा, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, हम कुछ बातें करके आते हैं। रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको बाहर भेजा जा रहा है। वह अकेली मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते हुए नदी किनारे घाट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी किनारे घाट से टकरा रही थी। सूरज अस्त हो रहा था। आसमान नारंगी लाल रंग से नहाया हुआ था। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था, पर न जाने क्यों रिया के मन में एक उदासी थी। वह बहुत ही तन्हा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे राघव उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। तभी उसने घाट पर कबूतरों का झुंड देखा। कबूतर दाने खा रहे थे। रिया लगभग दौड़ती हुई वहां गई। सभी कबूतर फड़फड़ाकर उड़ने लगे। रिया ने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा, अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा महसूस किया जैसे किसी पिंजरे से आज़ाद हो गई हो। ठंडी हवाओं में उसके बाल लहरा रहे थे। उसका दुपट्टा हवा से उड़ रहा था, पर मानो जैसे रिया को तो कुछ होश ही नहीं था। अभी वह एक आज़ाद पंछी की भांति महसूस कर रही थी। शादी से पहले वो खुशी हंसी ऐसा ही महसूस करती थी, पर ससुराल में इस तरह का अजीब व्यवहार और रिवाज लेकर उसे लगा मानो उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है, जहाँ उसके बोलने, हंसने, चलने, बात करने और यहाँ तक कि खाने और सोने पर भी रोक टोक थी। रीति रिवाजों के नाम पर उसे बांध दिया था। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब लगा जब राघव से उसने लव मैरिज की थी, पर शादी के बाद वह अचानक से ही बदल जाएगा, सोचा भी नहीं था। नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना। रिया ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। उसे याद आया कि जब एक इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो ससुराल वालों की उम्मीद ही असीमित हो जाती है। उसे रीति रिवाजों के नाम से बांध दिया जाता है, पर यहाँ कुछ अधिक ही हो रही थी। आज उसे शायद परिवार का एक सदस्य भी नहीं समझा गया, इसलिए उसे सबके साथ बैठने नहीं दिया गया। उसका कितना मन था कि वह शादी के बाद राघव के साथ कहीं घूमने जाए, दोनों एक साथ समय बिताएं, ढेर सारी बातें करें, पर शादी के बाद से अब तक उसकी राघव से ठीक से बात तक भी नहीं हो पा रही थी। राघव ज़्यादा देर कमरे में रुकता भी नहीं। रुकता तो सासू माँ की आवाज़ आती, अरे राघव, क्या कर रहा है? उसे किसी न किसी बहाने से बाहर बुला लेती। सास ने रिया को समझाया, हमारे यहाँ पर सबके सामने पति से बात नहीं करते हैं और सास ससुर के सामने बैठते भी नहीं हैं, साथ में खाना भी नहीं खाते हैं। यह सब रिया को बहुत ही अजीब लग रहा था। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ऐसे कैसे खड़ी हो? सासू जी की कड़क आवाज़ सुनकर जैसे नींद से जागी। जल्दी से उसने अपना दुपट्टा संभाला। सब लोग ननिहाल पहुँचे। रिया ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी ने रिया की तारीफ की। सासू माँ ने उसे पहले ही समझा दिया था कि हमारे यहाँ पर बहू ज़्यादा बात नहीं करती है। रिया बिल्कुल चुप थी। जैसे सासू माँ कह रही थी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी।
उसे लग रहा था जैसे वह कठपुतली हो। राघव के ममेरे भाई की पत्नी ने कहा, भाभी जी आप मेरे कमरे में आकर सो जाएं। मम्मी जी लोग दूसरे कमरे में सोएंगे और राघव भैया इनके साथ सो जाएंगे। रिया को बहुत आश्चर्य हुआ और वह कमरे में आ गई। आपका नाम पूछ सकती हूँ? रिया ने धीरे से पूछा। आशा। तो मुझे आशा भाभी जी कह सकती हो। मुझे चेंज करना है। और अपने सूटकेस में से सलवार सूट निकालने लगी, जो कि उसने बाद में सासू माँ से छिपाकर टैची में रख दिया था। रिया भाभी, अगर बुआ जी ने देख लिया तो बहुत नाराज़ होंगी। मैं आपको एक हल्की साड़ी दे देती हूँ, आप उसे पहन लीजिए। रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। रात को सोते समय भी मैं अपने आराम के अनुसार कपड़े नहीं पहन सकती, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रिया ने पूछा, एक बात पूछूं आशा भाभी जी, आप अपने हनीमून पर गई थी क्या? हम शादी के कुछ महीने बाद इनके एक दोस्त के यहाँ शादी में गए थे और वहीं से हम 2 दिन के लिए पास में ही माउंट आबू चले गए थे। तुम इसे हनीमून कह सकती हो। रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। आशा भाभी समझ गई थी कि रिया के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, तुम लोगों को जब भी मौका मिले राघव भैया से बात करना और घूमने चले जाना। अगले दिन सुबह सुबह आशा भाभी ने रिया को जगाया। रिया भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, नहा धोकर बुआ जी आती ही होंगी। रिया ने समय देखा तो 5 ही बजे थे। क्या कहती? तैयार होने चली गई। 6 बजे के करीब सासू जी ने दरवाज़ा खटखटाया। रिया को तैयार देखकर खुश हो गई। बोली, हम एक दिन और यहीं रुकेंगे। राघव के ननिहाल में अभी नहीं जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जाएंगे, पापा जी ने कहा है। रिया को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। वह राघव से बात करना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने आशा भाभी से अपने मन की बात कही। आशा भाभी ने राघव को बुलाया। रिया ने हनीमून पर जाने का प्लान बताया। राघव ने कहा, मम्मी पापा मना कर देंगे। आशा भाभी बोली, क्यों ना हम लोग भी चलते हैं, तब तो तुम दोनों को मना नहीं करेंगे। कल उन लोगों को वापस लौटने दो, तुम लोग यहीं रुक जाओ। रिया ने बहुत उम्मीद भरी नज़रों से राघव की ओर देखा। राघव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रिया मानो खुशी से उछल पड़ी, पर बात इतनी भी आसान नहीं थी। आशा भाभी ने एक उपाय बताया। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं और बड़ी बुआ जी के यहाँ भी मिला आते हैं। 3-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे। राघव ने अपनी माँ से धीरे से कहा। पता था कि माँ अपनी बड़ी ननद के यहाँ जाने से कतराती हैं और पापा तो अपनी बहन के यहाँ पर बिन बुलाए जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वे खुद को लड़की वाले हैं ऐसा मानते हैं। ऐसी उनकी सोच है। अगले दिन सास ससुर और देवर वापस घर को रवाना हो गए। राघव ने बड़ी बुआ जी के यहाँ फ़ोन करके कहा। अचानक से उसे अपनी कंपनी में ज़रूरी काम आ गया है, तो वे रिया को लेकर नहीं आ पाएगा। रिया बहुत खुश थी। आशा भाभी जी के 3 नटखट बच्चे भी थे, पर फिर भी वह बहुत खुश थी और राघव के साथ आसानी से बात कर पा रही थी, हंस रही थी। उसे हनीमून पर तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन रिया दिल से बहुत खुश थी। इतने में ही राघव के मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन पर सासू माँ थी। बुआ जी के यहाँ पहुँच गए क्या? नहीं माँ, अचानक से ऑफिस से फ़ोन आ गया था, मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। 4 दिन बाद हम लौट आएंगे। राघव की शक्ल और पूरी रंगत देखकर रिया समझ गई कि राघव को अच्छी खासी डांट पड़ रही है, पर अब सासू माँ के बस में कुछ नहीं था। प्यार के 2 पंछी हनीमून पर जाने के लिए उड़े थे। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुराने रीति रिवाजों के नाम पर अपनी बहू को बंधनों में बांध देते हैं। आज भी उसे एक बाहरी इंसान ही समझा जाता है, दिल से एक सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। उस पर रीति रिवाजों के नाम पर इतनी रोक टोक लगा दी जाती है, वे एक बंद पंछी की तरह महसूस करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज में तो रीति रिवाज सिखाने के नाम पर सबसे ज़्यादा बंदिशें लगा दी जाती हैं। शुरू का समय पति पत्नी के लिए आपस में एक दूसरे को जानने समझने का समय होता है। हनीमून तो एक बहाना होता है जिसमें एक नए रिश्ते में बंधे पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, दोस्त बनते हैं, हम सफ़र से हम कदम बनते हैं, साथी बनते हैं। आखिर में रिया ने हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है, इस रिवाज को एक मीठे से झूठ से बदल ही दिया।